स्टूडेंट्स कैसे हो? बढ़िया हो? अपनी जो फर्स्ट यूनिट चल रही थी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द पैथोलॉजी, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो अपना टॉपिक था इरिवर्सिबल सेल इंजरी, उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इरिवर्सिबल सेल इंजरी मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी सेल के ऊपर परसिस्टेंस किसी स्टिमुलाई या पैथोलॉजिकल कंडीशन का बना रहता है और उसकी वजह से क्या होती है, सेल डेथ हो जाती है। उसको बोलते हैं अपन इरिवर्सिबल सेल इंजरी। उसके अंदर दो टाइप्स बताए थे मैंने आपको, नेक्रोसिस और दूसरा होता है अपोप्टोसिस। तो नेक्रोसिस क्या होता है, सेल डेथ होती है, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं अपन अपोप्टोसिस क्या होता है। नेक्रोसिस अपना कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोनों के दोनों। अपोप्टोसिस साथ के साथ गैंग्रीन और नेक्रोसिस, तीनों के तीनों एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन अपोप्टोसिस। देखो ये ग्रीक वर्ड है ना। अब स्टार्ट करते हैं अपन। अपोप्टोसिस इज ए फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन और इंटरनल प्रोग्राम सेल डेथ। देखो अपोप्टोसिस होता है प्रोग्राम सेल डेथ ऑफ द, क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ। जैसे जैसे सेल की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे सेल की थिकनेस मतलब कि प्रोग्राम एबिलिटी वगैरह कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। सेल डेथ होती है और वो वहीं की वहीं क्या हो जाती है, डिपोजिस होना स्टार्ट हो जाती है। और उसको बाहर निकालने के लिए फेगोसाइटोसिस, अपोप्टोटिस जो डेथ होती है सेल, उसको बोलते हैं ना अपोप्टोटिक बॉडी। जो डेथ होने वाली सेल है उसको अपन क्या करते हैं, उसको अपन नहीं, उसको सेल करती है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस करके उसको क्या करती है, डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। अगर वो ना हो तो जो सेल का डिपोजिशन है वो बढ़ जाएगा और वो लीड करेगा किसको, ट्यूमर के अंदर या कैंसर। अगर अपोप्टोसिस की प्रोसेस ना होती है तो कैंसर और ट्यूमर होना हो जाता है, ठीक है। देखते हैं अपोप्टोसिस इज ए फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेटेड और इंटरनल प्रोग्राम सेल डेथ। कोऑर्डिनेटेड होती है और इंटरनली क्या होती है, प्रोग्राम सेल डेथ होती है। व्हेन द सेल इज नॉट नीडेड पाथवे ऑफ सेल डेथ इज एक्टिवेटेड। अगर सेल को कोई पाथवे नहीं है तो वो क्या करती है, सेल डेथ को स्टार्ट करती है और उसको अपन बोलते हैं सेल सुसाइड। Unlike necrosis, apoptosis is not associated with any inflammatory और collateral damage। देखो जो नेक्रोसिस होता है वो किसकी वजह, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस और कोई भी फिजियोलॉजिकल कंडीशन की वजह से होता है। लेकिन जो अपोप्टोसिस होती है उसके अंदर कोई भी इन्फ्लामेटरी और को रिलेटेड डैमेज नहीं होता है, ठीक। अपोप्टोसिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी सेल्स की वैसे वैसे क्या होगी, सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए ये क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक। अपोप्टोसिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मीडिएटिंग सेल डेथ इन ए वाइड वेराइटी ऑफ फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल प्रोसेस लाइक। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, इसके अंदर दो प्रकार की होती है सेल डेथ, मीडिएटिंग सेल डेथ, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल स्टिमुलाई देखते हैं इसके अंदर। अपोप्टोसिस इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनिक एंड थ्रू आउट अडल्टहुड इम्पोर्टेंस फिजियोलॉजिकल स्टिमुलेशन एसोसिएटेड विद अपोप्टोसिस। देखो इसके अंदर देखते हैं जो अपोप्टोसिस का प्रोसेस है वो एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब कि एम्ब्रियो के डेवलप होने से लेकर अडल्टहुड लाइफ तक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है, ठीक है। अपोप्टोसिस इसके अंदर अपन फर्स्ट देखते हैं रिमूवल ऑफ द एक्सेसिव सेल ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनिक एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। देखो एक्सेस जो एम्ब्रियो के अंदर बच्चा या फीटस है उसके अंदर क्या कि बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल सेल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। उसको जो रिमूव होती है, जो सेल को रिमूव करते हैं वो किसके द्वारा होती है, अपोप्टोसिस के द्वारा। एग्जाम्पल देखते हैं, डिसअपीयरेंस ऑफ द वेब टिश्यू बिटवीन फिंगर एंड टो। जो फिंगर एंड टो है उसके बीच के अंदर क्या है कि ये जो फिंगर और टो बच्चे के उसके बीच के अंदर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर सेल ग्रो कर जाती है, जिससे क्या है कि वो आपस में अटैच हो जाते हैं। लेकिन अपोप्टोसिस के प्रोसेस के द्वारा वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। उसको बोलते हैं अपन वेब अपीयरेंस, ठीक है, या वेब टिश्यू अपीयरेंस बोलते हैं। जो फिंगर और टो के बीच में एक्सेसिव सेल ग्रोथ हो जाती है और उसको बाय द फेगोसाइटोसिस या अपोप्टोसिस के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाता है या डिसअपीयर किया जाता है, ठीक, प्रोसेस के द्वारा। सेकंड है
रिमूवल ऑफ द सेल आफ्टर विड्रॉल ऑफ द स्टिमुलाई, जैसे हार्मोन्स के द्वारा किसी भी सेल का क्या हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, वो किसके अंदर आएगा, वो भी कौन सा प्रोसेस के अंदर होता है, अपोप्टोसिस के अंदर होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एंड्रोमेट्रियल सेल ब्रेक डाउन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो यूट्रस की एंड्रोमेट्रियम सेल होती है वो किसके द्वारा सेक डाउन होती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है फीमेल के अंदर, उसके द्वारा क्या हो जाती है, शेक डाउन होती है। ठीक है, एंडोमेट्रियल लेयर का क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है किसके अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। जो एंडोमेट्रियल लेयर है वो क्या थिक होती जाती है, धीरे धीरे थिक होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन एक्सेसिव मात्रा में हो जाती है। क्या, उसकी एज वगैरह जो लिमिटेड होता है, सारा प्रोसेस उसका लिमिटेड होता है, और वो किसके द्वारा डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट करती है, अपोप्टोसिस के द्वारा। Elimination of the cell after withdrawal of protic stimuli, neutrophils in acute inflammatory response, lymphocyte after immune response। देखो जब भी acute inflammatory response होता है तब यूज़ करते हैं अपन न्यूट्रोफिल्स यूज़ आती है। ठीक है, और अगर ये ज़्यादा होता है जो लिम्फोसाइट्स आफ्टर इम्यून रेस्पॉन्स, किसके बाद में, इम्यून रेस्पॉन्स के बाद में यूज़ होती है अपन लिम्फोसाइटिक सेल्स। सेकेंड है पैथोलॉजिकल स्टिमुलाई। फर्स्ट अपन ने देखा स्टिमुलाई, कौन सा, फिजियोलॉजिकल स्टिमुलाई। दूसरा देखते हैं अपन पैथोलॉजिकल स्टिमुलाई, किसी भी डिजीज कंडीशन के द्वारा अगर सेल का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो रहा है या टूटना हो रहा है, वो किसके अंदर आएगा, फिजियोलॉजिकल स्टिमुलाई के अंदर। और विदाउट एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन किसी भी सेल का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है, वो किसके अंदर आएगा, फिजियोलॉजिकल स्टिमुलाई के अंदर। ठीक है, apoptosis is responsive for cellulose in many pathological state। देखो अलग अलग पैथोलॉजिकल के अंदर होता है। eliminating of the cell with damaged DNA, rolling of viral infection cell and eliminated of neoplastic cell। देखो सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, वायरल के द्वारा इन्फेक्टेड होता है और एलिमिनेट कर दिया जाता है किसके द्वारा, सेल के द्वारा, साइटोसोल के द्वारा। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखते हैं इन अपोप्टोसिस ऑन एग्जामिनेशन बाय लाइट माइक्रोस्कोपी। दो प्रकार के माइक्रोस्कोप होते हैं, तो लाइट और इलेक्ट्रॉनिक। तो अपन सबसे पहले देखते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी के द्वारा। द अपोप्टोटिक सेल अपीयर एज ए राउंड। जो अपोप्टोटिक सेल होते हैं, अपोप्टोटिक सेल उसको बोलते हैं जो डेड सेल होती है। ठीक है, वो उसकी अपीयरेंस कैसे दिखती है अपने को, राउंड और ओवल। ठीक, कैसे, और उसका जो मास है वो बहुत ज़्यादा हैविंग होता है, उसमें ईओसिनोफिलिक अपीयरेंस, जो ईओसिनिक फिल्स होती है उसकी अपीयरेंस की जैसे होती है। द न्यूक्लियस अफेयर एज ए फ्रेगमेंटेड। जो न्यूक्लियस है वो फ्रेगमेंट के अंदर टूटा हुआ दिखता है। ऑफ डेंस न्यूक्लियर क्रोमेटिन एंड पिक्नोसिस, बट देयर इज नो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इन द होस्ट। जो होस्ट है उसके अंदर भी कोई भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन नहीं दिखती है, लेकिन जो न्यूक्लियस है, होस्ट मतलब कि सेल मान लो चाहे कुछ भी मान लो, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो पिक्नोसिस के द्वारा बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंट्स के अंदर टूट जाता है और डेंस न्यूक्लियर क्रोमेटिन उसके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑन एग्जामिनेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो, मैंने दो ही बताया आपको, एक तो लाइट और इलेक्ट्रॉनिक। अब इलेक्ट्रॉनिक के अंदर अपन देखते हैं द अल्ट्रा स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ अपोप्टोसिस इंक्लूड। इसके अंदर क्या होता है, अपन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे जो नॉर्मल सेल है अपनी, ये जो नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल है वो अपने को क्या दिखेगी, श्रिंक, मतलब कि इससे भी ज़्यादा छोटी साइज़ के अंदर दिखेगी। ठीक है, किसके अंदर, लाइट माइक्रोस्कोपी के द्वारा। ये जो न्यूक्लियस है वो टूट गया, ये क्या है, ठीक। अब उसके बाद में साइटोप्लाज्मिक बॉडी, जो आउटर कवरिंग होती है सेल की, उसको बोलते हैं अपन साइटोप्लाज्म। जो क्या है, अलग अलग फ्रेगमेंट में टूटना स्टार्ट कर दिए, जो अपने को ये दिख रही है साइटोप्लाज्मिक बबल्स बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, अब इसका काम क्या होता है, जो भी अपनी अपोप्टोटिक बॉडी होती है, अपोप्टोटिक बॉडी जो डेथ होने के बाद में जो सेल प्रेजेंट होती है उसको क्या करती है, बाहर निकालने का काम करती है। जो ये क्या है, अपोप्टोटिक बॉडी है, इसको बोलते हैं आफ्टर सेल डेथ। क्या, सेल डेथ होने के बाद में जो बनता है उसको बोलते हैं अपन अपोप्टोटिक बॉडी।
ठीक, अपोप्टोटिक बॉडी उसको बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद में क्या स्टार्ट होता है, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि जो फेगोसाइटोसिस की मैकेनिज्म होती है उसके अंदर जो सेल है या अपोप्टोटिक बॉडी है उसको क्या कर देते हैं, एंगल्फमेंट करने का काम कर लेती है। एंगल्फमेंट की अपने अंदर ही समा लेती है और उसको डिस्ट्रक्शन करने का काम स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन न्यूक्लियर कंडेंसन एंड फ्रेगमेंटेशन। जो न्यूक्लियस है उसका कंडेंसन और फ्रेगमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जो क्रोमेटिन appears peripherally under the nuclear membrane. The nucleus may break into 2 or more nuclear fragment. जो न्यूक्लियस है वो एक या एक से ज़्यादा अधिक पार्ट में टूट जाता है, किसके द्वारा, क्रोमेटिन के द्वारा। ठीक, सी देखते हैं अपन फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक बॉडीज और अपोप्टोटिक बॉडीज। जो डायग्राम में मैंने बताया ना, ये न्यूक्लियस का फ्रेगमेंट में टूटना, ये न्यूक्लियस का फ्रेगमेंट में टूटना, फिर साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़ बनना, अपोप्टोटिक बॉडीज़ बनना, ये सब इसके बाद में अपन लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक बबल्स और अपोप्टोटिक बॉडी। द सेल फर्स्ट शो एक्सटेंसिव सरफेस बबलिंग। जो एक्सटेंसिव सरफेस बबलिंग है वो शो करती है, फॉलोड बाय फ्रेगमेंटेशन इनटू मेम्ब्रेन्स। वो मेम्ब्रेन को तोड़ती है, उसके बाद बाउंड अपोप्टोटिक बॉडी बाउंड करती है किससे, अपोप्टोटिक बॉडी से। द अपोप्टोटिक बॉडीज आर कंपोज्ड ऑफ, जो अपोप्टोटिक बॉडीज है वो किससे मिलकर बनी होती है, साइटोप्लाज्म हाईली पैक्ड ऑर्गेनेल्स विथ और विदाउट न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स। ठीक है, उससे मिलकर बनी होती है हाईली पैक्ड ऑर्गेनेल्स विथ और विदाउट न्यूक्लियस फ्रेगमेंट। ठीक, डी देखते हैं फेगोसाइटोसिस ऑफ अपोप्टोटिक सेल और बॉडी। फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया कैसे होती है और अपोप्टोटिक बॉडी क्या होती है। द अपोप्टोटिक बॉडीज आर रैपिडली इंजेस्ट बाय द फेगोसाइटिस सेल। जो फेगोसाइटोसिस सेल है उसके द्वारा जो अपोप्टोटिक बॉडी है वो क्या होती है, रैपिडली इंजेस्ट की जाती है बाय द माइक्रोफेजेज एंड रिगार्डेड बाय द लाइसोसोमल एंजाइम और फेगोसाइटोसिस। जो लाइसोसोमल एंजाइम है उसके द्वारा या फेगोसाइटोसिस के द्वारा जो अपोप्टोटिक बॉडी है वो रैपिड इंजेस्ट की जाती है। अब देखते हैं अपन मैकेनिज्म ऑफ अपोप्टोसिस। इन अपोप्टोसिस देयर इज एक्टिविटी ऑफ फैमिली ऑफ एंजाइम कॉल्ड कैप्सिड्स। जो अपोप्टोटिक बॉडीज़ के अंदर एंजाइम होते हैं या प्रोटोलाइटिक एंजाइम है उसको टूटना ही अपन उसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट्स के अंदर टूटना, उसको अपन बोलते हैं कैप्सिस। द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोटिक में बी डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। ठीक है, 2 फेजेस के अंदर स्टार्ट होता है, एक तो इनिशियल फेज और एग्जीक्यूटिव फेज। अब इनिशियल फेज भी अलग अलग टाइप की होती है। फर्स्ट देखते हैं अपन इनिशियल फेज। इनिशियल फेज के अंदर भी फर्स्ट है इंट्रेंसिक या माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। इंट्रेंसिक जो इन द सेल और आउटसाइड द सेल एक्सट्रेंसिक पाथवे, इनसाइड द सेल इंट्रेंसिक पाथवे। अगर इस माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्ट्रक्शन होता है वो किसके अंदर होता है, इंट्रेंसिक पाथवे के अंदर। किसके अंदर, इंट्रेंसिक पाथवे। एक तो बाहरी होता है और एक आंतरिक। जो बाहरी होता है वो होता है एक्सट्रेंसिक पाथवे और एक आंतरिक होता है मतलब इनटू द सेल वो होता है एक्सट्रेंसिक पाथवे या माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। अब इसके अंदर देखते हैं क्या होता है। इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज में ट्रिगर apoptosis in may cell and is the major mechanism in a variety of physiological or pathological process. The damaged mitochondria release free apoptotic molecules into cytoplasm and activated initiate कैप्सिज। देखो इसके अंदर क्या है कि माइटोकॉन्ड्रियल का डैमेज हो जाता है और जो डैमेज होता है वो किसके द्वारा बढ़ जाता है, एपोप्टोसिस के द्वारा। और जो सेल है वो क्या हो जाती है, अलग अलग वेराइटी के अंदर फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरती है। द डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज फ्री एपोप्टोटिक मोलिक्यूल। जो डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया है वो रिलीज करता है फ्री एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स इनटू साइटोप्लाज्म। किसके अंदर, सेल के जो आंतरिक स्ट्रक्चर उसके साइटोप्लाज्म में एंड एक्टिवेट इनिएक्टर कैप्सिज।
और वो क्या करता है, टूटना स्टार्ट कर देता है, उसको बोलते हैं अपन इनएक्टिवेटर कैप्साइज। नेक्स्ट है अपना एक्सट्रेंसिक पाथवे। इन दिस पाथवे apoptosis is initiated when the stress bind with death receptor present in plasma membrane. This is termed as एक्टिव इंट्रेंसिक पाथवे। देखो इसके अंदर जो होता है, जो अपेप्टोटिक बॉडी है वो किसी स्ट्रेस या पैथोलॉजिकल या डेड रिसेप्टर से क्या कर देती है, बाइंड हो जाती है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको इनिशिएट कर देती है, मतलब कि तोड़ना स्टार्ट कर देती है गैस पेज, और वो किसको एक्टिवेट करती है, एक्सट्रेंसिक पाथवे आउटसाइड द सेल। ठीक, अब होता है सेकंड एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज होती है द पाथवे इन इनिशिएटिंग फेज हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ कैप्साइज। जो कैप्साइज है उनको हेल्प करती है कि इसके करने में एक्टिवेशन जा एंजाइम विथ फाइनली हेल्प इन अपोप्टोसिस। जो कैप्साइज एंजाइम है वो किसके अंदर हेल्पफुल करता है, अपोप्टोसिस के अंदर। डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विथ डीरेगुलेट अपोप्टोसिस। डिसऑर्डर्स देखते हैं लाइक टू डिक्रीज अपोप्टोसिस, किसके अंदर अपोप्टोसिस की प्रक्रिया कम होती है। एक तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर, एक कैंसर के अंदर, क्योंकि कैंसर के अंदर रैपिड प्रोलिफिकेशन ऑफ द सेल का बनना स्टार्ट हो जाता है। इट अलाउज द सर्वाइवल ऑफ एबनॉर्मल सेल। ठीक, और कौन से ऐसे ऐसे डिसऑर्डर है जिसके अंदर अपोप्टोसिस की प्रक्रिया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक तो इस्केमिक इंजरी और एक न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज, न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज है उनके अंदर, और एक इस्केमिया के अंदर जो अपोप्टोसिस की मैकेनिज्म है वो क्या हो जाती है, ट्रिगर कर जाती है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। अब डिफरेंस देखते हैं अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस के बीच में। ये एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, अपोप्टोसिस क्या होता है और नेक्रोसिस क्या होता है। अपोप्टोसिस देखते हैं अफेक्टेड सिंगल सेल। अपोप्टोसिस क्या सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल को अफेक्ट करता है, लेकिन नेक्रोसिस क्या करता है, अफेक्टेड ग्रुप ऑफ नेबरिंग सेल, जो सेल के आसपास है उनको भी क्या कर लेता है, अफेक्ट कर लेता है। अपोप्टोसिस के अंदर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन नेक्रोसिस के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है। ठीक, अपोप्टोसिस के अंदर सेल श्रिंक होती है क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसको डिस्ट्रक्शन करने का काम कर रहा है। और जो नेक्रोसिस है उसके अंदर स्वेल होती है, सेल को एडिमा हो जाता है, स्वेलिंग होने हो जाती है। अपोप्टोसिस के अंदर जो मेम्ब्रेन है वो बबलिंग होकर क्या करती है, बट इंटीग्रेट इज मेंटेन। जो बबलिंग है वो उसके साइटोप्लाज्म पे होती है, लेकिन नेक्रोसिस के अंदर लेस ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, मतलब कि जो मेम्ब्रेन है उसको टच भी नहीं कर पाते, इंटीग्रिटी। ठीक है, और इसके अंदर बहुत कम होती है। अपोप्टोसिस के अंदर देखते हैं इंक्रीज माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। जो माइटोकॉन्ड्रिया की परमेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन नेक्रोसिस के अंदर ऑर्गेनिल स्वेलो, जो ऑर्गेनिल्स है सेल के अंदर वो क्या हो जाते हैं, स्वेलो हो जाते हैं। रिलीज ऑफ प्रोलाइटिक प्रोपीरियो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स, फॉर्मेशन ऑफ अपोप्टोटिक बॉडीज, ये रिलीज करता है पेरियो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स। ठीक है, और वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, अपोप्टोटिक बॉडीज़ का, मतलब कि जो सेल डेथ होती है उसके ऊपर एक एंजाइम आता है प्री अपोप्टोटिक, और वो किसका फॉर्मेशन करता है, अपोप्टोटिक बॉडीज़, मतलब कि सेल, जो सेल डेथ होती है उसका। लेकिन इसके अंदर लाइसोसोम लीकेज होता है, किसके अंदर, नेक्रोसिस के अंदर। इसके अंदर क्रोमेटिन कंडीशंस एंड नॉन रैंडम डीएनए फ्रेगमेंट। इसके अंदर जो डीएनए उसके अंदर नॉन रैंडम फ्रेगमेंट्स के अंदर टूटता है, लेकिन इसके अंदर रैंडम डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा होता है रैंडम डिग्रेडेशन ऑफ द डीएनए, रैंडम प्रक्रिया से होता है। ठीक है, थैंक यू।